जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. People are doing, that is deep state is to be understood. इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर की जरूरत है कि डीप स्टेट कैसे काम करता है. दुनिया के तमाम स्टेट्स, दिस इज द रीजन. सो अल्टीमेटली अब ये जो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है, उसकी वजह से क्या होता है कि रेसिज्म, जेनोफोबिया डेवलप हो जाता है. इस्लामोफोबिया तो होता ही है. एंड अल्टीमेटली अब ये प्रॉब्लम क्या होती है कि नाउ अटेंशन इज टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम रियल इश्यूज. अटेंशन डाइवर्ट करना है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को. पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अब आपके सामने आता है. पॉलिटिशियंस आर देयर. व्हाट इज डेमोक्रेसी टुडे? डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी क्राइसिस जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने वार्न किया था 19th सेंचुरी में ही. जॉन स्टुअर्ट मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अगर आप पढ़ें, उसने वार्न किया कि देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी एंड दैट प्रॉब्लम इज द डेंजर ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज ऑलवेज द डेंजर, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी. अब आप देखिएगा पूरी दुनिया में ग्लोबल राइज ऑफ राइट विंग होता है. राइट यानी राइटिस्ट आइडियोलॉजी का पूरी दुनिया में एक राइज होता है. ये ग्लोबल राइज है. ये वेस्ट में भी होता है, ये हिंदुस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में भी होती है, बांग्लादेश में, मुख्तलिफ जगहों के अगर आप देखेंगे कंट्रीज ने इसको अपने अपने तौर पे एड्रेस करने की कोशिश की. ये जो ग्लोबल राइज है राइट विंग का, इनको सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है, उनको एक इंटरनल एनिमी की जरूरत होती है जिसके खिलाफ वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर पाए. दिस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज नीडेड. क्यों पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए? आपको एक इंटरनल एनिमी चाहिए और वो एनिमी आमतौर पे वीक भी होना चाहिए, जो रिटेलिएट करने की पोजीशन में ना हो. जो फॉरेनर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई हिंदुस्तानी, आपने अभी सुना होगा हिंदू फोबिया की भी बात की जा रही है अमेरिका में, और ये बात सही है कि हिंदुस्तानियों से भी खौफ है, जिसको आमतौर पर वो लोग हिंदू समझते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी दुनिया में डेवलप हो रहा है, उससे क्या होता है कि ये जो लोग, इट इज सेफेस्ट टू हैव मुस्लिम्स एज एनिमी टुडे. इट इज सेड कि मुसलमानों को, यानी मुस्लिम एनिमी सेफेस्ट है रखना. दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिटेलिएट. दे आर वीक पीपल. मिलिटरीली दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिटेलिएट एट ऑल. अब ऐसी हालत में अगर आप देखेंगे तो ये 1990 का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बाद से इस्लामोफोबिया डेवलप होता है और ये क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म है. और इसी जमाने में जब ये इस्लामिक मिलिटेंसी और की बात की जाती थी, राइवल आइडियोलॉजी की बात कर रहा, राइवल सिविलाइजेशन की बात कर रहा है हंटिंगटन, उसी जमाने में बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसमें 9/11 का अटैक भी हो जाता है, जिसमें 3000 इनोसेंट लोग मारे जाते हैं WTC में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में. more than 3,000 innocent people were killed in WTC in America, in the terrorist attack on America on 9/11. देखिए इस पे रिएक्शन क्या हुआ मुसलमानों का. बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कंडेम किया. कुछ जगहों पे छोटी छोटे ग्रुप्स में मैड पीपल, मैं समझता हूं कि अगर इनोसेंट लोगों की किलिंग को कोई सेलिब्रेट करता है तो वो इंसान नहीं है. पहली बात, if you are trying to celebrate the terrorist attack, the people, those who are trying to celebrate, if the people try to celebrate the killing of innocent people, they cannot be human beings, and moreover they cannot be Muslim at all. इसलिए कि इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम का क्लियर कट मैसेज है कि if you kill an innocent people, it means you are coming. If you kill an innocent person, one person only, it is genocide. It is as if you have killed all entire humanity. तमाम ह्यूमैनिटी को आपने कत्ल कर दिया अगर एक इनोसेंट आदमी को मारा. चंद जगहों पे पूरी दुनिया में कंडेमनेशन होता है. कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं जो डिस्क्रेडिटेड लोग थे, और कुछ फुटेज वहां से ली जाती है और उसको ग्लोबल लेवल पे एक जिसको कहते हैं वायरल करना, दिखाया जाता है कि देखिए द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन अमेरिका इज बीइंग सेलिब्रेटेड. It must have been condemned and it was condemned by all the people. एंड उसी जमाने में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आते हैं और फिर वो आप कहते हैं कि द वर्ल्ड हैज टू मेक अ चॉइस, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस. और फिर एक्सिस ऑफ ईविल आइडेंटिफाई किया जाता है. WMD की बात की जाती है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का. आप जानते हैं कि इराक पे, अफगानिस्तान पे हमला होता है. तालिबान की गवर्नमेंट काबुल में खत्म होती है 2001 में, और उसके बाद से 2003 में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट खत्म करके वहां पे एक
पपेट रिजीम बनाई जाती है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया जाता है वहां पे। वो इराक जहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू। और वहां से आप देखते हैं 2003 पूरी दुनिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में रिपीट किया जाता है, और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, ISIS का डेवलपमेंट और तमाम चीजें आपके सामने है। ये अब मिसाल के तौर पे अमेरिका में बनने वाले आर्म्स एंड वेपन्स, इटली और क्या नाम है, बेल्जियम में बनने वाले न्यूक्लियर, ये जो आर्म्स एंड वेपन्स, नॉट न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ कोर्स, ये जो आर्म्स एंड वेपन्स, कन्वेंशनल वेपन्स, ये ISIS ऑर्गेनाइजेशन के पास कहां से पहुंचता है? इस टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी स्टेट की मर्जी के बगैर कोई भी टेररिस्ट स्टेट, आप ये याद रखिए, कोई टेररिस्ट मूवमेंट उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे स्टेट्स का सपोर्ट हासिल ना हो। इसलिए कि वी ऑपरेट इन द वर्ल्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटर स्टेट सिस्टम्स। मूवमेंट के लिए पासपोर्ट का जरूरी और स्टेट का सपोर्ट जरूरी होता है। तो अगर टेररिस्ट के पास कोई वेपन्स आते हैं तो अल्टीमेटली आप ये याद रखिए कि दीज वेपन्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट्स एंड द स्टेट्स आर मेकिंग प्रॉक्सी वॉर। So ultimately, this is what we have to understand. So the arms and weapons that were provided to these groups by the countries, of course, and you can identify the countries who are providing these arms and weapons. And what happens then? From here onward, you will find that from 1990 to 2001, there were many terrorist attacks. Bali bombing, Tanzania में, Dar es Salaam में, मुख्तलिफ जगहों पे टेररिस्ट बॉम्बिंग होती है, एंड द टारगेट फॉर मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका। आई एम ऑलवेज सेइंग टेररिज्म इन एनी फॉर्म मस्ट बी कंडेम्ड। टेररिज्म इज टू बी कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पे मैं रुक करके, ये डाइवर्जन जो आपके सामने हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने टेररिज्म पे एक बुक लिखी जिसका टाइटल है इंटरनेशनल टेररिज्म एंड वायलेंस, अ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। उस बुक में, उस रिसर्च के दौरान मैं जब लिटरेचर खंगाल रहा था तो मैंने ये पाया कि 1901 से लेकर के 2000 के बीच में 100 इयर्स की स्टडी की बिसाउनी ने, और उसने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, और जिसमें उसने ये पाया कि पूरी स्टडी करने के बाद कि 1901 से 2000 के बीच में पूरी दुनिया में जो टेररिज्म में लोग मारे गए हैं उनकी तादाद कितनी रही है? 70 मिलियन प्लस 1 लाख। 70 मिलियन प्लस 1 लाख। मैं जानबूझकर कह रहा हूं 70 मिलियन प्लस 1 लाख। बहुत सारे लोग इसको कह देंगे, और जो आपको बेवकूफ बनाना चाहेंगे, स्मार्ट लोग, वो आपसे कहेंगे कि साहब 70 मिलियन 1 लाख लोग मारे गए। बट ये हाफ ट्रूथ है, एंड हाफ ट्रूथ इज अ होल लाई। आपको याद रखना चाहिए कि बिसौनी ने कहा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेररिज्म, दैट इज स्टेट टेररिज्म एंड नॉन स्टेट टेररिज्म। जो स्टेट टेररिज्म में लोग मारे गए हैं, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसमें 70 मिलियन लोग मारे गए हैं। 70 मिलियन, 7 करोड़ लोग मारे गए हैं 100 साल में। यू नो, स्टेट्स हैव किल्ड 70 मिलियन पीपल। और नॉन स्टेट टेररिज्म में जो इंडिविजुअल्स, मिसाल के तौर पर अल-कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं? उसमें 1 लाख लोग मारे गए 100 ईयर्स में। अब देखिए, अगर 100 ईयर्स में ये मारे गए 1 लाख लोग, और वहां 70 मिलियन, 7 करोड़ लोग, लेकिन जो लिटरेचर टेररिज्म पे है उसका फोकस 90% लिटरेचर का फोकस 1 लाख लोग वाला जो टेररिज्म है उस पे है, और जो 70 मिलियन वाला टेररिज्म है उस पे 10% लिटरेचर होगा। Ultimately, what will happen that the moment you are going to identify, you are going to develop any kind of discourse on terrorism, what will happen that the non-state terrorism will be in the discussion, and you will develop a narrative where you are trying to condemn non-state terrorism and you are giving blanket power to the states to commit atrocities all over the world. And this is a very dangerous scenario. So that is why जो लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि आपको इन्हों आंख बंद करके ये चीजें कबूल नहीं कर लेनी है। चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है और वक्त कम है, मैं थोड़ा सा आपको, शुजा साहब ने अभी जो इशारा किया था, और फिर मैं हिंदुस्तान की तरफ भी आना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ग्लोबल राइज है